मल्टीटास्किंग हो रही। हाँ सर कल मैंने आपको मैसेज भी किया था सर, आप बता देंगे इस कोर्स की हमारी असाइनमेंट्स हैं या हैं ही नहीं? बेटा, इसमें ना हम असाइनमेंट्स एज सच करते नहीं होते, अपार्ट ठीक है फ्रॉम सर। ओनली उसमें हम ये काम करते होते हैं कि ना हमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक 1 पेजर रिपोर्ट लिखें किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स अप्लाई होती हो। जैसे हमने चैप्टर 6 में देखा था ना, फोटोकॉपिंग मशीन, उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था उसमें हमने देखा था कि जी अच्छा, इलेक्ट्रिक यानी आप चार्ज को डिपॉजिट करते हैं फोटो कंडक्टर के ऊपर, और इस तरीके से जो है ना वो आपकी प्रिंटिंग या फोटोकॉपिंग जो है वो आती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, उसकी एप्लीकेशन है एमआरआई के अंदर, मैग्नेटिक लॉन्च वही मैग्नेटिक लेविटेशन जो ट्रेन्स हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के अंदर, ऑसिलोस्कोप के अंदर, माइक्रोवेव ओवंस के अंदर, टीवीज के अंदर। तो नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि वो कोई भी एक एप्लीकेशन ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत रिसर्च करके कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होती है। तो जनरली जो ट्रांसफार्मर्स हैं या मोटर्स जनरेटर्स हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स के कोर्स में पढ़ा हुआ होता है। तो कोई भी नई एप्लीकेशन जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो या बिल्कुल थोड़ी बहुत पुरानी हो, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हो, तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट होती है। तो इसमें भी यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये असाइनमेंट आपके ना एक उससे अटैच्ड होती है, पीएलओ से। तो ये एक काम हम लोग इसमें करते होते हैं। ओके सर। सर ये इसको लास्ट में ही होगी या जी, ये आप कब असाइन करेंगे, यानी कि कोई सबमिशन इसकी या कुछ भी? मतलब आप समझे कि 2 वीक्स का टाइम दे देंगे। थर्सडे को मैं इसको आपको असाइन कर दूंगा, 2 वीक्स का टाइम आप लें, और यानी कोई ब्लॉक डायग्राम उसमें एक बस ऐसे छोटी सी, यानी 2 1 सफ़ों की रिपोर्ट सी आपने बना के ओके देनी सर। सर हैंड रिटन होगी? है। प्रेजेंटेशन मोड में कर ले होते हैं, ग्रुप्स बना के ना, 3 3 4 4 लोगों का ग्रुप बना के प्रेजेंटेशन कर लेते होते हैं। लेकिन वो अब प्रेजेंटेशन जो है वो फिर ऑफलाइन मोड में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो सर जैसे आपने प्रेजेंटेशन का बताया, तो ये आप यूनिवर्सिटी में इस तरह प्रेजेंटेशन लेते थे, तो वो फिर ग्रुप सारा एक ही चीज पे करता था या मीन कि वो जी, फिर बस ग्रुप सारा एक ही चीज समझो पे करता कि एक दफ़ा हमने ऐसे किया था कि अच्छा 4 लोगों का ग्रुप है, तो हर यानी सारी क्लास को 4 4 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और उसको उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। तो उसमें समझें कि एवरी गाय वुड हैव 2 मिनट्स टू प्रेजेंट। तो उसे सुनने यानी प्रेजेंटेशन लेने वाले को, टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि किसको कितना नॉलेज है, फिर क्वेश्चन आंसर की मदद से भी थोड़ा कुछ अखज़ हो जाता है। तो सर ये भी होगी हमारी प्रेजेंटेशन या नहीं होगी सर? वैसे हमने दी तो है सर, और कोर्सेज में भी ऑनलाइन लास्ट सेमेस्टर में भी दी थी सर। आप लोग बता दें, आप लोग किस तरह से कंफर्टेबल हैं, यानी आप प्रेजेंटेशन देने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या उस तरह से? मेरे ख्याल सर से एक हम रिपोर्ट। ये गुलबाज सर गुलबाज बता देगा सर आपको, हम क्लास में डिस्कस करके आपको फिर एक आधे दिन में बता देंगे। ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ना है वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल। जब मैंने हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है नॉर्मली वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं V, सही है। और वहाँ पे जो ये मैग्नेटोस्टैटिक जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका रिलेशन ये होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये उस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है ये बाय वर्चू ऑफ चार्जेस क्रिएट होती है, ठीक है। तो जहाँ पे अब हमें पता है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और दूसरा हमें एक और ये बात पता है कि इसका अगर कन्वर्स देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ई डॉट डी एल। तो जो वेक्टर पोटेंशियल है या जो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल है इसमें हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं, एक स्केलर पोटेंशियल और एक वेक्टर पोटेंशियल। और ये हमारे पास आता है इन दो वेक्टर आइडेंटिटीज के जरिए से, ठीक है। ये वाली जो वेक्टर आइडेंटिटी है ये हमें क्या कहती है कि दिस इज ग्रेडियंट। तो दिस वन टेल्स अस कि कर्ल ग्रेडियंट का कर्ल इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि लॉजिकल बात है बिकॉज ग्रेडियंट गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर और कर्ल वांट्स टू टेल कि वेदर कोई चीज रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, सर्कुलेट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो इस वजह से ये वैल्यू 0 आ जाती है हमारे पास, यानी इसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है। फर्दर ऑन जो ये वाली साइड है दिस वन टेल्स अस कि कर्ल का डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 0। अगेन कर्ल एक रोटेशनल वेक्टर है जो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जबकि डाइवर्जेंस हमें ये बताती है कि किसी एक पॉइंट से कोई वेक्टर इमर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जिस तरह कर्ल का डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर जो कि कर्ल कर रहा है तो अगर आप देखें तो जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है कि जिस पॉइंट से ये एंटर हो रहा है उसी पॉइंट से ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है उसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है। तो कर्ल का डाइवर्जेंस भी हमेशा 0 आता है। अगर आप इन दोनों आइडेंटिटीज को मैक्सवेल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें पता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ठीक है, एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म तो हमारे पास ये निकलती है अगर इसको और इसको आपस में कंपेयर करें इन दोनों आइडेंटिटीज को तो नाउ वी गेट टू नो कि B इज इक्वल टू डेल डॉट ए, ठीक है, वेयर A इज अ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। और जो ये वाली बात है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि इफ जे इज इक्वल टू 0, इफ जे इज इक्वल टू 0 तो वी गेट टू नो कि डेल वी इज इक्वल टू एच, ठीक है, जिस तरह डेल वी इज इक्वल टू ई था, ठीक है। अब
सवाल ये आता है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं वेक्टर पोटेंशियल। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें करंट के बगैर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है? तो क्या आपका जवाब होगा कि कोई आपसे ये पूछे? क्यों जनाब? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जे के बगैर या करंट के बगैर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है? सर करंट के बगैर मैग्नेटिक फील्ड। जी, क्या कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसमें करंट के बगैर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है? सर वो परमानेंट मैग्नेट की होती है वो भी, जी, उसके अलावा बिल्कुल तो मेरा ख्याल है नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो एक जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट है इसके अंदर वी डू नॉट हैव जे, ठीक है, तो स्टिल जो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है वहां पे जे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से सर्कुलेटिंग लाइंस में एग्जिस्ट करती है, मतलब स्टिल उसका कर्ल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जीरो हो जाने का ये मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्ल नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो पोटेंशियल है दैट वुड बी अ स्केलर पोटेंशियल। लेकिन इफ यू हैव अ परमानेंट मैग्नेट, इफ यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसका जो पोटेंशियल है इट वुड बी अ वेक्टर पोटेंशियल। और उसकी वजह ये है कि जो करंट है क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्या है जनाब, करंट स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। ठीक है, तो करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड पोटेंशियल है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप देखिए, यू हैव डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एंड सर आपने डेल। पोटेंशियल कहा था कि स्केलर है शुरू वाले चैप्टर में। सॉरी बेटा, सर पोटेंशियल स्केलर नहीं है। बेटा दो पोटेंशियल्स हैं हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से वी हैव टू पोटेंशियल्स। वन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, द अदर पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास दोनों तरह के पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं। जो जी ठीक है ये सर। वाला पोटेंशियल है विच इज वी एम, दिस इज द स्केलर पोटेंशियल, और ये एग्जिस्ट करता है एक परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है, जहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी करंट बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो ये वाला पोटेंशियल है this is the vector potential and this is being produced from magnetic field intensity या when current is not zero, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, फिर ये दोनों जी इक्वेशंस ठीक है आपस सर। में relate नहीं करती। ठीक हो गया? ओके, नाउ B इज इक्वल टू म्यू एच, ठीक है, तो आप यहाँ पे यू कैन ऑल्सो पुट ठीक है, और यहाँ पे यू कैन पुट फर्दर ऑन, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विच वुड बी डेल क्रॉस ए 1/μ इज इक्वल टू जे, इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलर टू, अब हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है उसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो उसकी
प्रिडोमिनेंटली किस तरह की शेप होगी, और ये प्योरली हम डिफाइन करते हैं इसकी वैल्यू को by relating it with that of electric scalar potential. यहाँ पे if we have this, तो dq की जगह हमारे पास idl आ जाता है, परमिटिविटी की जगह हमारे पास परमेबिलिटी आ जाती है, और 4 पाई आर एज इट इज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और फिर लेटर ऑन ये जो सारी डेरिवेशन है उसमें हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली इसी वैल्यू या क्वांटिटी के इक्वल है, लेकिन हम उस डेरिवेशन में नहीं जाते, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ से हमारे पास निकलता है वो ये कि बिकॉज वी हैव बिकॉज हमारे पास ये है, और हमारे पास जो फ्लक्स है दैट इज बी डॉट डी एस, तो नाउ बाय वर्च्यू ऑफ this relation we get another method of determining flux which is A dot dl. तो इसमें अब हमारे पास आसानी ये हो जाती है कि this one deals with a surface integral which is a double integral, लेकिन यहाँ पे flux determine करने के लिए we get a line integral which is a single integral, तो normally ये वाली जो treatment है ये हमारे पास थोड़ी easier to deal with होती है। ठीक है, आप जरा इस एग्जाम्पल को देखिए प्लीज। जी जनाब, देखिए जरा इसको क्या कर सकते हैं। जी जनाब, एनी थॉट्स? ए गिवन है हमारे पास जनाब, ये हमें डिटरमिन करना है, और ये हमारे पास सरफेस गिवन है। तो बताइए जनाब इसको कैसे कर सकते हैं। जनाब बोले कोई। सर कुछ ध्यान में नहीं आ रहा इस टाइम। बेटा आपके पास ए गिवन है, फ्लक्स डिटरमिन करने के आपने दो रिलेशंस देखे हैं, पी डॉट डी एस एंड ए डॉट डी एल। तो बताइए क्या करेंगे हम फ्लक्स डिटरमिन करना सर है। डीएल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, एक तो ये ऑप्शन है कि हमारे पास पाथ अवेलेबल है, तो ए डॉट डी एल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी A dot dl for path 1, for path 2, for path 3 and for path 4। एक तो ये बात है, ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास क्या है कि we have already A, तो we do del cross A which is equal to B, and then if we have B तो we use this relation। ठीक है, ठीक है, समझ लग गई। तो we have two options। जी सर।
सही है। और ये जो सरफेस है इसके पैरामीटर्स उन्होंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। फाई की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब है कि जो दो इंटीग्रल्स हैं, वन इज ऑन रो एंड द अदर वन इज ऑन सेट, ठीक है जी, ओके। तो एक ये मेथड है, पहले आपने बी डिटरमिन कर लिया, डीएस आपके पास आ गया और बी डॉट डीएस से आपने ओवरऑल सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। दूसरा जो मैंने आपको बताया है ए डॉट डी एल और 1 2 3 एंड 4, सही है जी, ओके जी। अब इसको बताइए जी, इसमें करना क्या है आपने, आपके पास रिलेशन अवेलेबल है एच का, नहीं सॉरी, एच आपने डिटरमिन करना है और के आपके पास गिवन है, अच्छा ये चीज़ पहले आप कर चुके हुए हैं जो YouTube लेक्चर था उसके अंदर, कि आपके पास एक शीट ऑफ करंट है जिसके ऊपर ये करंट डेंसिटी है, आपने एच को डिटरमिन करना है उसकी ओवरऑल वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो ये काम एक दफ़ा आप कर चुके हुए हैं। अब दूसरा तरीका ये आपके सामने कर रहे हैं जो कि इसको पोटेंशियल के ज़रिए से डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसको आप अगर चाहें तो चलें, वी कैन लेट इट गो, इसको छोड़ दें, इस एग्जांपल को 7.8 को, एटलीस्ट पोटेंशियल वाले मेथड को आप छोड़ दीजिए। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। जी, इसमें कोई पूछने वाली चीज़ है तो मुझे बता दीजिए। अगर कोई चीज़ है तो बता दीजिए, वरना फिर हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। सर इसमें से अभी हम लोगों ने सिर्फ 7.8 को छोड़ा है। जी, एग्जाम्पल 7.8 को छोड़ा है और जो वेक्टर पोटेंशियल है उसकी आपने डेरिवेशन को छोड़ा है। ठीक है सर। क्या हुआ, आज लोगों का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, क्या बात हुई है? पता नहीं सर। कोई आवाज़ कलाम नहीं आ रही आज, कोई बात सर बात। आज कंसेक्यूटिव क्लासेस थे। आज क्या हुआ है? सर कंसेक्यूटिव क्लासेस थी ना, तो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। अब जो चैप्टर नंबर 8 है इसके अंदर हम जो शुरू करेंगे वो ये देखेंगे कि हमने अभी एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से किसी और बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है या नहीं करती, या अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फोर्स एप्लीकेबल होती है उस जगह पे या नहीं होती, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो क्या ख्याल है आपका, अभी आपका जो कहाँ तक पढ़ लिया, ईएमएस का कोर्स कहाँ तक पढ़ लिया आपने? सर डीसी मोटर स्टार्ट किया है। डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स पढ़ लिए, जी यस सर। सर। ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ लिए, जनरेटर्स पढ़ लिए आपने? यस सर। जी सर। अच्छा, तो क्या एसी मोटर्स का क्या प्रिंसिपल है जनाब? किस तरह से काम करती हैं एसी मोटर्स, क्या पढ़ा है आपने? कौन बताएगा? सर बेसिक प्रिंसिपल एम्पियर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ पे काम करता। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना।
सर उसमें एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। तो जो रोटर होता है उसकी वाइंडिंग्स हुई होती हैं, लाइक उसमें मेटल पीसेस होते हैं तो उसमें वाइंडिंग्स होती हैं। और सर जो स्टेटर होता है उसमें भी एक्चुअली उसमें भी वाइंडिंग्स दो तरह की होती हैं ऐसी मशीन ना। तो एक जो होती है उसमें ये होता है कि जो रोटर होता है उसमें वोल्टेज आपके क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है स्टेटर में। और अच्छा फिर जो जी। दूसरी टाइप होती है उसको इनिशियल स्टार्ट चाहिए होता है, तो उसमें रोटर में भी वोल्टेज इनिशियली क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से फिर वो इनिशियली स्टार्ट होता है, फिर वो दोबारा मतलब लॉक हो जाता है उसमें। अच्छा, तो चलें, तो क्या कहीं कोई फोर्स का इफेक्ट कहीं आता है सारी कहानी में? जी सर। क्या फोर्स का इफेक्ट आता है? सर मोटर्स की वही बात ना। करें ना हम, मोटर्स की सर बात वही। करें ना, तो सर फोर्स आप लोड को ले रहे हैं, सॉरी, फोर्स सर आप लोड को कंसीडर कर रहे हैं। देखो मोटर का बेसिक काम का क्या है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल। जी सर। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब सर वो रिलेशन होता है मैकेनिकल ना एनर्जी फोर्स में का कन्वर्ट एफ। कर, जो मैकेनिकल लोड है वो किसके सर साथ कनेक्ट है, स्टेटर के साथ या रोटर के साथ? रोटर के रोटर के साथ। साथ। रोटर के साथ। चलो, एक पहिया कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, पहिए की शक्ल थोड़ी अजीब सी है लेकिन चलो ये कनेक्टेड है। ओके, इसके साथ कोई बेल्ट वेल्ट लगी हुई है और ये छोटे गियर के साथ कनेक्टेड है। सर चलो, आपकी स्क्रीन शो नहीं हुई, आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं? अच्छा ठहरो, लेट मी सी स्क्रीन क्यों शो नहीं हो रही। क्या है यार, जी मैं स्क्रीन पे कुछ कर रहा था। अब हो गई है सर। हो गई है, चलो जी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपके पास एक स्टेटर है, ठीक है, और ये दरमियान में एक रोटर है, इसके ऊपर अपनी वाइंडिंग्स हैं, आपने कहा इसके ऊपर अपनी वाइंडिंग्स हैं, और इसके आगे मैंने कहा कि जो मोटर का काम है उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, राइट, इलेक्ट्रिक यस को सर। मैकेनिकल एनर्जी में। और इसके आगे एक आपके पास पहिया सा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रहा था, आप मुझे ये बता रहे थे कि इसके अंदर ये हमारी मेन पावर से कनेक्ट होता है, मेन से यही कनेक्ट होता है ना, जी सर। ठीक है, ये मेन से कनेक्टेड है। और इसको इसके अंदर जो, तो इसके अंदर मेन से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, राइट, ठीक है। तो अब जी ये सर, मैग्नेटिक रोटेशनल फील्ड मैग्नेटिक। इसको, हाँ वेरी गुड, रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड। रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है? रोटेशनल के बजाय अगर हम इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कह दें तो ज़्यादा आसान है। मतलब जी जो सर वही। हमारा बी का या जो एच का वेक्टर है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसे ही है ना, यस सर। यस। ठीक है ना। ओके वेरी गुड। तो अब, तो ये पहिया कैसे घूमना शुरू कर देता है जब ये रोटेट कर रहा है? अच्छा, ये सबसे पहले ये रोटेट कैसे करता है? सर जब ये जो मेंस हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में जो इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड वो इंटरेक्ट करती हैं, तो रोटर पे फोर्स एक्सर्ट होती है वी बिल साइन थीटा। नहीं नहीं, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट करती है? हाउ डू यू मेक श्योर कि वो सर रोटेट करे? ये थ्री फेज। जब थ्री फेज करंट गुजरता है थ्री इसके फेज, कॉइल में से वेरी तो गुड, वेरी गुड, उस वेरी गुड। वजह से। थ्री फेज सिस्टम है, ओके, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये रोटेट करना शुरू हो गई, तो ये क्यों ये कैसे रोटेट करने लग गया जादू से? सर इसमें भी जो जब मेंस की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में इंड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो रोटर के ऊपर फोर्स लगती है सर। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी है जिसको हम B1 कह देते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को B की टर्म्स में बात करेंगे, यानी फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम B की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम H की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज B इज इक्वल टू म्यू H, सही है। तो अगर हम B कह रहे हैं या H कह रहे हैं तो इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा जी, अब आपने ये कहा कि यहाँ पे एक B प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे एक B इंड्यूस हो गई जिसको हम B2 कह देते हैं। अब जब ये रोटेट करना शुरू की, ठीक है, तो इसने एक फोर्स अप्लाई की B2 के ऊपर, ऐसी बात ही है, यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, अगर ये इंड्यूस ना हो और हम डायरेक्ट इसको भी कनेक्ट कर दें, यानी यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, यानी करंट से कनेक्ट कर दें, या यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स लगा दें, तो स्टिल हमारा काम करेगा ना? यस सर, सर अगर परमानेंट मैग्नेट होगा फिर भी करेगा, काम। ठीक है, मैग्नेट अच्छा, से करेगा। हाँ, तो अब बॉटम लाइन इज कि इफ वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2, तो दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑनटू ईच अदर, ऐसे ही है ना? B1 और B2 एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? ऐसे ही है। जी सर, जी सर। अब ये जो फोर्स है, इट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट कैन बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड या इसकी वाइंडिंग इज ओरिएंटेड इन अ वे कि दिस स्टार्ट्स फॉलोइंग द अदर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही है ना? ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती रहती है ना, उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यस दिस सर। मैग्नेटिक फील्ड जब ये घूम रही है, तो इन दोनों के दरमियान में प्रॉबेबली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है कि जैसे जैसे ये घूमती है वैसे वैसे ये घूमती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप इसको लेके जाते हो उसी डायरेक्शन में ये घूमना शुरू कर देती है, ठीक है, जी सर। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पे अगर दो मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी तो उनके दरमियान में एक फोर्स होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, ऐसी बात ही है ना? दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकती है। तो नाउ व्हाट ही इज यस सेइंग इज सर। एक्चुअली ही सेइंग के थ्री वेज के एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स महसूस कर सकती है। एक्चुअली है क्या कि हर केस में हमारे पास हैं दो ही मैग्नेटिक फील्ड्स। यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एंड यू हैव अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि देयर इज सम चार्ज which is flowing with a certain velocity, and हमें ये बात पता है from our previous knowledge कि any charge moving with some uniform velocity is actually a current। क्योंकि करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, देयर इज ऑल्सो एन एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, एक इसकी वजह से हो गई, एंड दे विल बोथ स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक हो गया, ओके। we have a current element, again same scenario, जिसका मतलब ये है we have IDL current element, current flowing in a particular direction, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, there is already a magnetic field external। अब ये एक्सटर्नल वाली परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो सकती है, या थ्री फेज सिस्टम की वजह से हो सकती है, करंट की वजह से हो सकती है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है। तो अगेन B1 एंड B2, एंड थर्ड वन इज दैट इफ यू हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जहाँ पे आपके पास B1 है B2 है, तो स्टिल देयर वुड बी फोर्सेस इन बिटवीन देम, ठीक है, समझ लग गई बात? अच्छा, ऐसे ही आपसे एक सवाल मैंने पूछना है, वो ये कि थ्री फेज सिस्टम की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप पोलैरिटी को इन्वर्स कर दें एसी मोटर की,
तो क्या मोटर जलेगी या बस चलना शुरू कर देगी? क्या मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी या जल जाएगी? क्या बात होगी अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो? ऑपोजिट चलेगी सर। पक्की बात है? यस सर, ऑपोजिट चलेगी सर। यस सर, जलेगी ऑपोजिट तो नहीं, चलेगी। ऑपोजिट चलेगी। चलो ठीक है, जल तो नहीं जाएगी? नहीं सर, जलेगी नहीं, क्योंकि वो उसमें इंड्यूस हो रहा है करंट, तो वोल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अच्छा चलो ठीक, चलो ठीक है, ओके, ठीक है जनाब, ओके। जी, तो वी हैव a moving charge particle and we have an external magnetic field. तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक हो गया? ओके। चार्ज पार्टिकल जो है नाउ अच्छा चलें, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी वो तो मैग्नेटिक फोर्स है। एक और सवाल ये बताएं कि अगर इसी एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है तो क्या मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी या नहीं होगी? होगी सर, वो लॉरेंस फोर्स जो होती है, सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि लॉरेंट फोर्स ये चीज़ होती है या नहीं होती, लेकिन शायद यही होती होगी, बिल्कुल। ओके, नॉट वेरी गुड एट इट। अच्छा जी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग तो वी वुड हैव टू फोर्सेस, एफ ई एंड एफ एम। जो एफ ई है दिस वुड बी क्यू डॉट ई, लेकिन जो एफ एम है इट वुड बी क्यू यू क्रॉस बी। ठीक है, इट वुड बी दिस वन, क्यू यू क्रॉस बी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई स्टैटिक चार्ज है तो क्या, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी, या दोनों करेंगी? स्टैटिक पे सर सिर्फ स्टैटिक मैग्नेटिक चार्ज, होगी। अच्छा, क्यों? ये दोनों एक्सटर्नली लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक के और मैग्नेटिक, जी या जी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रही हैं, और दो चार्जेस है हमारे पास, एक स्टैटिक चार्ज है और एक मूविंग चार्ज है। ठीक है, जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मूविंग चार्ज का केस। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो स्टैटिक चार्ज है, इसी तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी या कोई एक एग्जिस्ट करेगी? अगर एक एग्जिस्ट सर करेगी सिर्फ तो कौन सी इलेक्ट्रिक होगी? होगी सर। सिर्फ इलेक्ट्रिक सिर्फ होगी, क्यों? इलेक्ट्रिक होगी। मैग्नेटिक तो सिर्फ डिफ्लेक्टिव करती है ना, डिफ्लेक्ट करती है फोर्स। अच्छा, तो इसको देखें ना, फॉर्मूला को देखें। इलेक्ट्रिक फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक सर फोर्स इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, वेलोसिटी लेकिन नहीं है। वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्टैटिक चार्ज। जी सर। ठीक है, तो दे विल यस नॉट बी एनी मैग्नेटिक फोर्स। सही है, तो जी सर। अब इससे हमें हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट कैन परफॉर्म सम वर्क एज वेल। ठीक है, ओके। जो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट हेल्प्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसे ही है ना, तो इट वर्क्स अलोंग अ लाइन। सही है, जो मैग्नेटिक फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन चार्ज वेलोसिटी एंड इज नॉर्मल, जिसका मतलब ये हुआ कि इट कैन नॉट मूव अ चार्ज अलोंग अ पर्टिकुलर लाइन, इट विल ओनली बी अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, कि इफ अ चार्ज इज मूविंग in a particular direction
like this, ठीक है, तो it will not enhance its velocity, बल्कि it will be directed in this direction, तो इसकी आप यूँ कह लें कि ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इफ द चार्ज वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें नजर आ रहा है कि एफ एम इज क्यू यू क्रॉस बी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है फोर्स, ठीक है। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, तो इट विल स्टार्ट, it is a deflecting force, it will start moving this in a particular direction, it will not increase or decrease its velocity, ठीक है, उसको strength नहीं करेगी। तो because हम जो work done है उसको F dot dl से represent करते हैं and they are perpendicular to each other, तो hence F dot dl की value is equal to 0। तो जो magnetic force है it does not cause any increase in the kinetic energy of the charge। Further on, they are saying that magnetic force is very small as compared to electrical force। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? या क्या वजह हो सकती है? परमेबिलिटी सर शायद। अच्छा, और उसके अलावा? इसकी वैसे तो अप्रोप्रिएट वजह किताब में इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द करंट, and normally in current carrying conductors या for a permanent magnet you do not have very high value of current। तो in comparison to source wise अगर देखें तो E और B इन दोनों की इंटेंसिटी में जनरली B would be smaller, एक बात। दूसरी बात ये कि the velocity of the जो currents हैं जो flow कर रहे हैं, velocity of the charges is not very high as well, ठीक है। तो probably that can be another reason। और further on ये कि it is because in perpendicular direction, तो overall effect on the part इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका इफेक्ट कम होगा, ठीक है। वैसे इसकी अप्रोप्रिएट रीज़न किताब में लिखी हुई है। तो जैसे आप कंबाइंड फोर्स के इफेक्ट की बात कर रहे थे कि इट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, तो कंबाइंड फोर्स इज लॉरेंट्ज फोर्स, और उसमें हम इन दोनों को के इफेक्ट को कंबाइन कर देते हैं। अब अगर आप देखिए तो दिस इज आवर लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, and if you have a stationary charge so you only have effect from electric force, ठीक है, और combined force आपके पास ये है। लेकिन if you have moving charge तो you have both electric force and magnetic force, और combined जो force है वो ये है, ठीक है। ओके, अब इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आगे इसको मज़ीद हम तफसील से देखेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज को हम फोर्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। सर वो फाइनल से रिलेटेड था एक सवाल। जी बेटा। फाइनल्स में मिड से ऑनवर्ड्स सिलेबस आप ऐड करेंगे या पिछला भी होगा? बेटा 4 5 6 7 8 और अगर 9 का थोड़ा पोर्शन पढ़ेंगे तो 1 2 3 नहीं होगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर।